it's hopeless when you think that you lost. Oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, विगत वर्ष फंडिंग की जो नई व्यवस्था बनी, जिसमें बैंक खातों में राशि आवंटित करने की जगह एक जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट खोला गया और इसमें ड्राइंग लिमिट देने की व्यवस्था की गई। तो इसमें हम अवगत हैं कि पहले जो व्यवस्था थी उसमें राज्य से जिलों को और जिलों से विद्यालय, संकुल और प्रखंडों को राशि ट्रांसफर कर दी जाती थी उनके बैंक खाते में और वह राशि फिजिकली उपलब्ध होती थी बैंक खाते में। इतना ही नहीं, बैंक खातों से राशि की निकासी कर व्यय करने के भी प्रावधान थे। परंतु जो नई व्यवस्था बनी, जिसमें राशि अंतरण के जगह ड्राइंग लिमिट सेट करने की व्यवस्था है, तो इसमें हमें एक व्यय करने का अधिकार मात्र मिल जाता है, किंतु इसमें कोई फिजिकल कैश ना तो हमारे बैंक अकाउंट में होता है और ना ही हम कैश की निकासी कर नगद खर्च कर सकते हैं। तो पूर्व की जो व्यवस्था थी उसमें हम चेक इशू रजिस्टर का संधारण करते थे। अभी चूंकि हमको ड्राइंग लिमिट मिल रहा है, तो हम ड्राइंग लिमिट रजिस्टर का संधारण करेंगे। अब बाजार में ड्राइंग लिमिट रजिस्टर की उपलब्धता होने लगी है और जो बाजार में ड्राइंग लिमिट रजिस्टर उपलब्ध मैंने पाया है, इसका मैंने अवलोकन करने पर मैंने पाया कि जिस किसी ने भी इसको डिजाइन किया, बहुत बेहतरीन डिजाइन किया है और इसमें ड्राइंग लिमिट की व्यवस्था को उन्होंने दो तरह से दिखाया है। एक तो कि बैंक के जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस है वो, और दूसरा जो ड्राइंग लिमिट हमें मिलता है और उसमें हम व्यय के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचता है उसको। तो आइए हम देखते हैं कि इस ड्राइंग लिमिट रजिस्टर के अंदर में कौन कौन से कॉलम है। इस रजिस्टर का नाम जो उन्होंने दिया है वह दिया है ड्राइंग लिमिट कम ड्राइंग लिमिट पीपीए इशू रजिस्टर। इसके ठीक नीचे वाले लाइन में बैंक नेम का कॉलम है। तो बैंक नेम में जिस बैंक में हमारा खाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा खाता है या जिस स्कीम का जिस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम डालना है। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, तो जो भी आपका जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट का नंबर हो, एक डमी नंबर हमने यहाँ पे डाला है, तो हम अकाउंट नंबर डाल देंगे कि यह रजिस्टर किस अकाउंट के लिए संधारित हो रहा है। इसके बाद नीचे जो हम कॉलम्स देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले है सीरियल नंबर, उसके बाद है डेट, डेट के बाद लेटर नंबर ऑब्लिक पीपीए नंबर, मतलब फंड जब आए तो वो किसी न किसी पत्र से हमें संसूचित होती है, उसका पत्रांक दिनांक देना है। और जब हम राशि इशू करेंगे तो हम पीपीए के थ्रू इशू करेंगे। यहाँ आप अवगत हैं कि हमें किसी परिस्थिति में ना तो किसी आहरण प्रपत्र मतलब राशि निकासी फॉर्म का यूज करना है, ना ही हमें चेक या कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना है। इसके अगला कॉलम है पर्टिकुलर्स। तो इसमें हम डिटेल्स देते हैं कि हमें राशि कहाँ से प्राप्त हो रही है या हम राशि किसे भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद हेड है, तो हमें मद का ब्यौरा देना है कि किस मद से हम व्यय कर रहे हैं या किस मद में हमें आय हो रही है। इसके आगे हम देखते हैं बैंक ट्रांजैक्शन। तो बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर में तीन कॉलम्स दिए गए हैं। एक्सपेंडिचर अमाउंट मतलब कितनी व्यय हो रही राशि, रिसीव्ड अमाउंट और बैलेंस। इसके बाद अगला जो कॉलम है उसमें ड्राइंग लिमिट का हिसाब है कि कितने ड्राइंग लिमिट रिसीव्ड हुए और कितने बैलेंस बच गए। इसके बाद प्रिपेयर्ड बाई मतलब ये पीपीए किसके द्वारा प्रिपेयर किए जा रहे हैं या रजिस्टर किसके द्वारा प्रिपेयर किए जा रहे हैं, उनका हस्ताक्षर होना है। एचएम इंचार्ज या सीनियर टीचर, तो अवगत है कि जहाँ एलिमेंट्री स्कूल है 1 to 8 के स्कूल है या 1 to 5 के स्कूल है, वहाँ एचएम मेकर हैं। और जहाँ हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो वहाँ पे हम सीनियर टीचर जो है मेकर हैं। और जहाँ एलिमेंट्री स्कूल है वहाँ चेकर में सेक्रेटरी हैं और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में
HM चेकर है। रिसीवर, अगर कोई पीपीए किसी को रिसीव कराना है कि कोई रिसीव करता है आपसे तो उसका रिसीवर्स का दस्तखत है। और रिमार्क्स, रिमार्क्स जो कॉलम होता है वो ओपन कॉलम होता है, जब और जैसा इसकी जो आवश्यकता होती है उसको हम करते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि इस पंजी को हम संधारित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सीरियल नंबर है, तो हमने सीरियल नंबर में जाहिर सी बात है पहला हम कुछ करेंगे तो सीरियल नंबर 1 होगा। यहाँ हमने 16/6/2022 को एक उदाहरण के स्वरूप लिया कि 16/6/2022 को हमें कोई अलॉटमेंट प्राप्त होती है, तो हमने 16/6/22 का एक डेट दिया। अब जो पत्र हमें प्राप्त हुई अलॉटमेंट की, उसका सीरियल नंबर था, मतलब ये संचिका संख्या के साथ लेटर नंबर डाला हुआ है, तो अकाउंट्स से ही निर्गत हुआ। सिविल की संचिका है, संचिका का नंबर 2 है, 2022-23 की ये संचिका है। और जो लेटर नंबर उस पर पड़ा है वो 103 है, जिसका दिनांक है 15/6/2022 का। आगे पर्टिकुलर्स में हम डालेंगे ड्राइंग लिमिट रिसिप्ट फ्रॉम डीएलओ। आपको जहां से ड्राइंग लिमिट मिलता है, जिस कार्यालय से मिलता है, वहां से आप मतलब ये जो पत्र है पिछले कॉलम में, जो हमने इस कॉलम में जो पत्र हमने दिया, ये पत्र किस कार्यालय का है, वहां का हमने उल्लेख किया। किस मद में हमको राशि मिली, तो हमने उदाहरण लिया कि कंपोजिट ग्रांट में मिला। अब यहाँ देखेंगे कि इन कॉलम्स में हम कुछ नहीं डालेंगे, हम सीधा डालेंगे इस अमाउंट को रिसीव्ड अमाउंट में। तो हमें रिसीव्ड जो ड्राइंग लिमिट हुआ वह ड्राइंग लिमिट में हम डालेंगे, रिसीव्ड ड्राइंग लिमिट में हमने डाल दिया। और ये बैलेंस इसके बाद प्रिपेयर्ड बाय ये HM और सेक्रेटरी का इसमें दस्तखत हो गया कि हमें इतनी राशि मिल गई। अगले कॉलम में हम चलेंगे जब हम इसका कंजम्पशन करेंगे, मतलब जब हम इसे यूज करेंगे, तो सीरियल नंबर जाहिर सी बात है एक के बाद 2 हो जाएगी। हम जिस डेट को पीपीए जनरेट कर रहे हैं उस डेट को हमने ये डेट डाला, तो 26/6/2022 का हमने उदाहरण स्वरूप लिया है कि 26/6/2022 को हम एक पीपीए जनरेट कर रहे हैं। पीपीए का नंबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए सी। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो आप पीपीए जनरेट करते हैं तो आप देखेंगे कि सी से ये नंबर शुरू होता है, उसके बाद जो 4 डिजिट होते हैं, तो पहला 2 डिजिट माह को और दूसरा 2 डिजिट वर्ष को संबोधित करता है। मतलब जून में जब आप करेंगे तो 06, जुलाई में 07 से शुरू होगा। इसी तरह से अगर नवंबर में करेंगे तो 11 मतलब 11। तो जो माह है उसको डिनोट करता है, और दूसरा अगला जो 2 डिजिट है वो वर्ष को डिनोट करता है। उसके आगे से जो है पीपीए का नंबर होता है। तो हमने यहाँ पर दिया कि ये पीपीए नंबर हमारा हो गया। किसको हमने ये पेमेंट किया, तो उदाहरण के रूप में लिया कि एबीसी इंटरप्राइजेस है, जिससे हमने सामग्री क्रय किया है, तो उसको हमने दिया। इसके बाद किस मद में किया, तो अभी तक हमारे पास सिर्फ कंपोजिट ग्रांट था, तो हमने कंपोजिट ग्रांट में किया। और एक्सपेंडिचर अमाउंट में हमने जितने का पीपीए जनरेट किया वो अमाउंट दिया। रिसीव्ड अमाउंट में कुछ नहीं होगा, बैलेंस अमाउंट दिखाएंगे। तो देखिए पहले से हमारे पास बैंक में कोई बैलेंस हमने नहीं दिखाया है, तो जाहिर सी बात है कि हमने उसमें जो खर्च कर दिया तो ये निगेटिव बैलेंस होगा। और आपको आपको अवगत है, आप जान रहे हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस सब्सिडरी अकाउंट है वो CAOD है, करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। तो ओवरड्राफ्ट में आपका ये बैलेंस ऑलवेज जब आप राशि की निकासी करेंगे तो बैंक में क्रेडिट बैलेंस नहीं होकर के आपका डेबिट बैलेंस मतलब निगेटिव बैलेंस शो करेगा। यहाँ रिसीव्ड अमाउंट में कुछ नहीं दिखाएंगे। ड्राइंग लिमिट को हम घटा करके हम ड्राइंग लिमिट में से इस अमाउंट को घटा लेंगे, और उसको घटाने के लिए हम यहाँ से इस खर्च को हम घटा लेंगे और घटा करके हम ये राशि दिखा देंगे कि हमारे पास कितनी राशि बची है। तो 5,670 हमने घटाया तो 69,330 रुपये हमारे पास बचा। फिर हम आगे चलते हैं, आगे पुनः हम जब खर्च करेंगे तो हम सीरियल नंबर 3 देंगे। अगली जो डेट होगी तो हमने इसी डेट को दिया। अगला जो पीपीए नंबर है तो हमने अगला पीपीए नंबर दे दिया। ये पेमेंट हमने किसको किया, तो मेसर्स XYZ को किया। किस हेड में किया, तो कंपोजिट ग्रांट के अंदर में ही किया। कितनी राशि की, तो 2,340 रुपए का एक उदाहरण हमने लिया है। और हमारा बैलेंस अब माइनस 5,670 में पुनः हमने माइनस की जोड़ लगाया, तो ये दोनों अमाउंट जोड़ के माइनस 8,010 हो गया। और यहाँ हम ड्राइंग लिमिट रजिस्टर के अंदर में हमने ड्राइंग लिमिट वाले कॉलम में भी इस 2,340 को घटा दिया। तो अब हमारे पास ड्राइंग लिमिट बच के रह गया 66,990 रुपए। पैरेलली जो है हम यहाँ पे जो संधारण करने वाले हैं उनका नाम भी हम डालते चलेंगे कि वो उनका हस्ताक्षर होता चलेगा ये किसने किया।
अब ये जो दो राशियां हैं, हम आगे देखते हैं कि आगे हम पुनः इन दो राशियों को हम देखते हैं कि हम अब जब हमने दो व्यय कर ली तो आगे हमको इसका संधारण कैसे करना है। तो सेम डेट हमने रखा, इस कॉलम में कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो दो राशियां हमने 8,010 रुपए की निकासी बैंक खाते से की, इसको ग्रांट फ्रॉम एसएलओ अगेंस्ट ड्रॉइंग लिमिट करके हमको रिसीव कर लेना है बैंक में। क्योंकि जब आप देखेंगे, जब आप बैंक का स्टेटमेंट निकालेंगे इन राशियों के पेमेंट के बाद, तो आप देखेंगे कि जितनी राशियां आपने पीपीए बार निकाला, उतनी सेम राशि उसी तिथि को आपके खाते में क्रेडिट होती है। तो यहाँ कोई मद नहीं, इसमें एक्सपेंडिचर अमाउंट में कुछ नहीं डालेंगे। जितनी राशि हमने निकासी की है, तो 8,010 रुपए की टोटल निकासी की, हम यहाँ पे 8,010 रुपए डाल दिए और ये बैलेंस को हमने जीरो कर लिया। यहाँ चूंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, सेम अमाउंट जिसकी हम ऑलरेडी हम घटा चुके थे, तो यहाँ कोई अमाउंट नहीं, सेम बैलेंस को हमने नीचे कर लिया। एचएम और सेक्रेटरी का यहाँ पे हमने हस्ताक्षर करा दिया। तो ये इस तरीके से इस दिन के ट्रांजेक्शन का लेन देन पूरा हो। तो आपको करना यह है कि जिस दिन भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जितनी चाहे वो आप एक पीपीए जनरेट करें या एक से अधिक करें, तो उसको जो है सारे पीपीए को जनरेट करने के बाद टोटल अमाउंट को जोड़ करके उतनी राशि हम रिसीव कर लेंगे बैंक के अंदर और बैंक बैलेंस को जीरो कर लेंगे। आगे पुनः हम बढ़ते हैं। तो अगली राशि, हम एक राशि रिसीव करते हैं। तो 30/6 को हमने एक राशि रिसीव किया, लेटर नंबर हमने डाला, मतलब कहाँ से लेटर इशू हुआ, किसकी संचिका थी, संचिका संख्या क्या था, ये सारे लेटर्स नंबर क्या थे, ये सारे डालते हुए हमने लिए। ये राशि हमने पुनः ड्राइंग लिमिट रिसिप्ट फ्रॉम डीएलओ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस से हमको मिला। किस मद में मिला? तो अब ये राशि हमको बॉयज टॉयलेट में मिली। तो इस इन जगहों पे कुछ नहीं। अब हमको रिसीव्ड अमाउंट में 2,05,000 हमने दिखाया और ड्राइंग लिमिट हमारा बढ़ करके हो गया 2,71,990 रुपया। यहाँ भी पुनः हमने सचिव और हेडमास्टर का दस्तखत हमने कर लिया। ये रजिस्टर हमारा इस कॉलम पूरा हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि अगर अब इसके पहले चूंकि हमारे पास सिर्फ एक ही मद था, अब हमारे पास दो मदों की राशियां हैं, तो हम इन दो मदों के राशियों का संधारण कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो अगला व्यय हम व्यय के ले रहे हैं 3/7 को हमने व्यय किया, पीपीए नंबर डाला। देखिए मैंने यही कहा था कि जब आप जून के अंदर में जनरेट करेंगे तो आपको 06, अब यहाँ जुलाई के अंदर में कर रहे हैं तो 07 करके आ रहा है, मतलब जुलाई का ये पीपीए है। हालांकि कई मरतबा यह देखा गया है कि शुरुआत के 1-2 दिन, माह के शुरुआत के 1-2 दिन, मतलब 2-3 तारीख तक पिछले महीने का ही नंबर आते रहता है, बाद में फिर ये माह का नंबर बदल जाता है। तो खैर इससे आपको चिंतित नहीं होना है, सशंकित नहीं होना है, जो नंबर आ रहा है वो आने दीजिए, आप उसी को डालेंगे। अब यहाँ पे मेसर्स बीएचआर आयरन को इन्होंने पेमेंट किया है बॉयज टॉयलेट से, मतलब भवन निर्माण सामग्री इन्होंने क्रय की, उसका पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? तो 6,000 रुपए की राशि पेमेंट की, जैसा कि ऊपर हमने दिखाया था कि माइनस करके हम दिखाएंगे, माइनस करके हमने दिखाया। और ये 6,000 रुपए हमने यहाँ पे घटा लिया। पीपीए जनरेट करने वाले या रजिस्टर का संधारण करने वाले का हमने दस्तखत कराया, एचएमओ सेक्रेटरी का दस्तखत करा लिया। अगले लाइन में हम चलते हैं, पुनः एक व्यय करते हैं इसी तिथि को। तो एक जनरेट हमने और पीपीए किया, जिसका सीरियल नंबर हमने डाला। किसको पेमेंट किया? तो मेसर्स एएसएल स्टोन्स को हमने पेमेंट किया। बॉयज टॉयलेट मद से ही पेमेंट किया, 9,316 रुपए का पेमेंट किया। टोटल निगेटिव बैलेंस हमारा 15,316 हुआ। यहाँ बैलेंस घट करके हमारा 2,56,674 रुपए हो गया। बिल्कुल उसी तरह से हस्ताक्षर करा लिए चले आए हम। अगला पुनः एक देखते हैं, एक और व्यय करते हैं दूसरे मद से। अब तो दूसरा मद हमारे पास क्या उपलब्ध था? हमारे पास एक कंपोजिट ग्रांट का मद था। तो हम कंपोजिट ग्रांट मद को भी, अब यहाँ आपको ये हैसल, मतलब ये सशंकित नहीं होना है कि भाई इसके अमाउंट को क्या हम अलग से दिखाएं, मतलब बैलेंस वाले कॉलम में। तो बैलेंस वाले कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हेड वाइज एक्सपेंडिचर करेंगे, हेड वाइज लिखेंगे। इसका जब हम रोकर पंजी संधारण करेंगे तो वहां हम इसको रोकर पंजी और लेजर के अंदर में हम लोग देखेंगे कैसे हम इसको मदवार संधारण करेंगे। तो यहाँ करके हमने बैलेंस को घटा लिया, 3,915 और हमने घटा दिए। जैसे हमको हस्ताक्षर करना है हमने हस्ताक्षर करा लिया। अब इन टोटल राशियों को हम प्राप्त करेंगे। तो प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया था? ग्रांट फ्रॉम एसएलओ अगेंस्ट ड्राइंग लिमिट दिखाया था। एसएलओ इसलिए कि ये ड्राइंग लिमिट ऑलवेज जो हमको मिलता है एसएनए अकाउंट से मिलता है, राशियां जिले के खातों में भी नहीं होती है।
एक ही नोडल एजेंसी का अकाउंट है जिसका नाम है सिंगल नोडल एजेंसी अकाउंट, शॉर्ट में इसको हम एसएनए अकाउंट कहते हैं। सारी राशियां एसएनए अकाउंट में होती है और जब हम निकासी करते हैं तो वो जो लिमिट हमको आता है हमारे खाते में, जो राशि आती है वो एसएनए अकाउंट से निकल के मिलती है। इसलिए ग्रांट फ्रॉम ए सेलो अगेंस्ट ड्रॉइंग लिमिट हम लिखेंगे और इतनी राशि जितना 19,231 रुपए हमने खर्च किया है उसको हम रिसीव्ड अमाउंट में दिखाएंगे और बैलेंस को जीरो कर लेंगे। और यहाँ बैलेंस कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हमने खर्च राशि को पहले घटा रखा है। अब हमने एचएम और सेक्रेटरी का दस्तखत करा लिया, तो ये इस तरीके से हमारा ये पीपीए रजिस्टर का संधारण होना है। हम पीपीए रजिस्टर इस तरीके से संधारित करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं उन्हें इससे काफी सुविधा मिलेगी, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे शिक्षक साथी बहुत सुविधाजनक तरीके से इसको संधारित करेंगे। अगर आपको बाजार में पीपीए रजिस्टर उपलब्ध हो जाता है तो आप पीपीए रजिस्टर बाजार से क्रय कर लें। हालांकि बाजार से उपलब्ध हुआ है, मैंने उसी को देख करके ये कॉलम क्रिएट्स किए हैं, उसी के फॉर्मेट्स को मैंने लिया है। अगर बाजार में उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आप इस तरह के लाइन को खींच करके आप क्रिएट कर लेंगे रजिस्टर और उसमें करेंगे। यहाँ जो रजिस्टर बाजार में हुआ है ये लैंडस्केप लेटी हुई पेज में है और दोनों तरफ के पेज को मिला के इन्होंने एक पेज बनाया है ताकि आसानी से फुल डिटेल्स डाले जा सके। तो धन्यवाद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की जो वीडियोस में चेक इशू रजिस्टर पे, कैशबुक पे, लेजर पे या अन्य जो रजिस्टर्स का संधारण सभी स्तरों पे होना है, फिक्स एसेट रजिस्टर या जितने भी अकाउंट्स के रजिस्टर हैं जिनका संधारण एक संस्था को करनी चाहिए, किसी भी संस्था को करनी चाहिए, वो सारे रजिस्टर्स के बारे में मैं आगे वीडियो लगातार अब देने जा रहा हूं। धन्यवाद साथियों।